हाँ बेटा, तो आज हमारे पास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 96 आ गया है। सबसे पहले मैं तुम्हें एक लिस्ट ये दिखाना चाहूँ कि बेटा ये मेरिट लिस्ट मैंने कल जो लोग आए थे यहाँ पे क्लास में उनको शो करी थी, नोटिस बोर्ड पे लगी हुई है, तुम्हारे ग्रुप पे शेयर हुई हुई है। ठीक है, इसमें आगे PT1 PT2 के भी नंबर तुम्हारे ग्रुप पे आ चुके हैं और सिर्फ GT ग्रैंड टेस्ट 1 के नंबर रह चुके हैं जो कि शेयर हो जाएंगे। और GT2 की मैंने डेट क्या बताई है तुम्हें? 16 मई। ठीक है, 16 मई क्या दिन पड़ेगा? ट्यूसडे का दिन। ठीक है, तो 16 मई दोपहर 12 बजे आप लोग का टेस्ट हो जाएगा। ये लो बेटा, ठीक है, 16 मई ट्यूसडे को, 16 मई को आपका 12 बजे, 12 से लेके 3 बजे तक आपका टेस्ट है, ग्रैंड टेस्ट। ठीक है, अच्छा ये लिस्ट मैंने शो कर दी यहाँ पे। अब इसके अलावा एक चीज़ और दिखा देते हैं आप लोग को। मेरिट लिस्ट के बारे में बता दिया। अच्छा, जिन्हें वीडियो में नज़र नहीं आ रही मेरिट लिस्ट तो भाई मैंने यहाँ फिजिकल क्लास में दिखा दी है बच्चों को। दूसरी बात, ये लिंक्स वाली एक फ़ाइल है। ठीक है, तो लिंक्स वाली फ़ाइल तुमसे शेयर करने का मकसद ये है कि बेटा तुम्हें कभी भी कोई इशू आ रहा हो ना रिवाइज़ करने में, कुछ भी पढ़ने में, तो तुम डायरेक्टली इस फाइल पे जाओ, जो लिंक समझना है दोबारा या तीसरी बार चौथी बार, तो यहाँ से डायरेक्टली सिर्फ क्लिक करोगे वीडियो प्ले हो जाएगी। ठीक है, ये लिस्ट मैंने इसीलिए तुम्हें भेजी है। और अभी तक तुम अगर सीरियल नंबर चेक कर लो, मेरे ख्याल से 128 लेक्चर हैं जो कि रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज जो रिकॉर्ड हो रहा है 129 नंबर हो रहा है ये। ठीक है, तो 100 से तो हम बहुत ही ऊपर चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। इसीलिए मैं कह रहा था इस साल बहुत ज़्यादा लेक्चर बन चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इस साल मेहनत हुई हुई है। अब करना ये है कि आज की क्लास में पिछले कुछ उदाहरण थे जो कि ज़रूरी तौर पे तुम लोगों से शेयर करने थे। वो क्या क्या क्वेश्चंस थे मैंने लिख लिए थे अपने पास। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा प्रोबेबिलिटी का। एक सवाल था 6.3 का क्वेश्चन 7, ट्राइंगल और डायगोनल वाला। ठीक है, वो सवाल मुझे याद दिलाओ, कर लिया था हमने क्लास के अंदर, मैंने करवा के दिखाया था। ठीक है, हेक्सागोन वगैरह जो बन रहे थे तो कितने कितने बनते हैं वो सारे मैंने उधर करके सिखा दिए थे तुम्हें। 6.3 का क्वेश्चन 7, मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ दिखा देता हूँ अभी। 6.3 का क्वेश्चन 7, ये देखो बेटा, हाउ मेनी डायगोनल्स एंड ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन बाय अ प्लेन। ये मैंने पूरा सॉल्व करके तुम्हें दिया हुआ है, ये मैंने क्यूरी के अंदर लिखा हुआ था अपने पास। इसके अलावा रिव्यू ऑफ चैप्टर 7, ज़रा चलते हैं रिव्यू ऑफ चैप्टर 7 पे, जहाँ इशूज़ आ रहे हैं। चैप्टर 7 का रिव्यू आ दिए। हाँ भाई, तो चैप्टर 7 के रिव्यू में 3 तो मैंने पेपर के अंदर दे दिया था तुम्हें। ठीक है, और 4 और 5 रह गया ना। 4 से रिलेटेड एक सवाल समझा दूंगा तुम्हें करना है 4, बल्कि एक काम करो, कोशिश करूंगा खुद ही करवा दूंगा। 5 जो है, 5 को पहले समझ लो 5 में करना क्या था। ठीक है, और तुम्हारी बुक में कई जगहों पर मिस्टेक्स हैं, 5 के आंसर में भी मिस्टेक है, क्योंकि आज मैं कर रहा था सॉल्व तो मिस्टेक आई है। Given that the terms involving M4 and higher powers may be neglected and that 1 upon a plus bm whole cube minus 1 upon 1 plus 3m whole power 4 equals to cm square plus dm cube। ये एक स्टेटमेंट दे दी इसने, एक एक्सप्रेशन दे दी, एक इक्वेशन दे दी। बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABCD। ABCD चारों मालूम करके दे दो, कैसे निकालोगे। अब इसको मालूम करने का तरीका क्या था हमारे पास। सबसे पहले जो स्टेटमेंट इसने दी है ना, वो स्टेटमेंट आपको उतारनी थी और आपको उसी पे ही बाइनोमियल ओपन करनी थी और कुछ नहीं करना था। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने एक चीज़ रखूं, लो भाई, अब ज़रा इस स्टेप को हम समझ लेते हैं कि इसमें हमें करना क्या है और कैसे होगा काम। हाँ भाई, तो क्वेश्चन था हमारे पास ये, स्टेटमेंट ये रही पूरी, 1 अपॉन a प्लस बी एम होल क्यूब माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3m होल पावर 4 इक्वल टू cm स्क्वायर प्लस dm क्यूब। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पहली वाली टर्म पे 1 हो जाए, a की जगह 1 हो जाए। सर a कॉमन लेना पड़ जाएगा। a अगर कॉमन लेंगे, a के ऊपर अभी पावर क्या है, क्यूब है, मैंने a क्यूब कॉमन लिया। जैसे a क्यूब कॉमन लिया, अपॉन में बचेगा क्या, 1 प्लस बी एम अपॉन a होल क्यूब। ये एक टर्म आ गई। अगले स्टेप में ये टर्म ऊपर जाएगी, साइन माइनस की हो जाएगी पावर में, माइनस में आगे चलो, जो टर्म नीचे थी, ये वाली टर्म नीचे थी, नीचे लिखी, इक्वल्स टू के बाद वाली टर्म, अब ये टर्म ऊपर लेके गए तो पावर हो गई -3। यहाँ तक क्लियर है सबको।
ठीक है, इस स्टेप पे बताओ क्या किया मैंने, ऊपर ले जाके पावर माइनस में कर दी। सही है, कोई मुश्किल काम नहीं किया है अभी तक। अब क्या करना है, 1/a³ रखना है, इसके साथ में पूरी बाइनोमियल ओपन होगी। ठीक है, फिर माइनस के बाद ये वाली पूरी बाइनोमियल ओपन होगी। अब जब हम पहली बाइनोमियल ओपन करेंगे, a + b होल पावर n का फॉर्मूला क्या होता था, n × a पावर n - 1 × b वगैरह 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 अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल चलता रहता था वो आगे। वही चीज़ है, ठीक है, 1 पे पावर n, फिर माइनस जो भी पावर थी वो आ गई, फिर कोफिशिएंट आया, फिर एक पावर कम हुई, फिर अगली, ये 4 टर्म्स खुली। और मैंने ब्रैकेट देखो यहाँ से यहाँ तक दिखाया है, यहाँ से यहाँ तक के ब्रैकेट में कौन सी टर्म खोली है, पहली वाली। ठीक है, अब इसके बाद क्या काम करना था, माइनस, ये लो बेटा माइनस के बाद दूसरी एक्सपेंशन ओपन करो, दूसरा ब्रैकेट लगाया, दूसरी एक्सपेंशन की 4 टर्म ओपन करी, अच्छा ये जो दूसरी एक्सपेंशन ओपन करी ये किस फॉर्मूले से कर दी भाई, ये भी उसी सेम फॉर्मूले से करी है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। ये देख लो, a + b होल पावर नेगेटिव में दी हुई है, नेगेटिव पावर तो मैं सॉल्व करना सिखा चुका हूँ मैं एक्सपेंशन के अंदर। पहला ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर माइनस की साइन, फिर दूसरा ब्रैकेट सॉल्व किया, इक्वल्स टू के बाद जो टर्म थी उठा के लिख दी। अब क्या करना है, अब सिर्फ सिंप्लीफाई करने चलना है। 1/a³ एज इट इज़ रखा हुआ है, अंदर की 4 टर्म्स को समेट लो। समेटने का मतलब 3 4 12 बन रहा था, और कुछ सिमट रहा है यहाँ से 5 4 × 3 4 3 12 12 5 60, ये लो 12 ये आ गया, 60 ये आ गया। सही, ये सारी चीज़ें समअप कर रहा हूँ मैं सिर्फ। माइनस था, माइनस के बाद अंदर वाली जो टर्म थी वो लिख दी, इक्वल्स टू के बाद जो था वो लिख दिया। माइनस से ओपन होगा ब्रैकेट, और ये 1/a³ जो था ये इन चारों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ज़रा मल्टीप्लाई ओपन करवाओ, 1/a³ 1 टाइम्स 1/a³ माइनस 3bm अपॉन क्या पावर बन जाएगी, a4 आ गई, प्लस 12b² m² अपॉन a³ a² और a³ a5 आएगी। ठीक है, इससे अगली -60 b³ m³ अपॉन a6। अब देख रहे हो सवाल में इसने बोला हुआ है हायर देन पावर 4, और ये सवाल हायर देन पावर 4 पे जा रहा है, जिनको हमें निगलेक्ट करना है। ठीक है, पावर 4 भी दिख रही है, पावर 5 भी दिख रही है, पावर 6 भी दिख रही है, लेकिन ये पावर दिख रही है तुम्हें a के ऊपर। ठीक है, चलो अभी तो फिलहाल एक्सपेंशन को ओपन करते हैं, पावर का कोफिशिएंट का क्या काम करना वो अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले ये बताओ, इन 4 टर्म्स तक किसी को कोई इशू है नहीं। अगली टर्म पे मैंने क्या चालाकी करी, माइनस को अंदर भेज दिया तो बाहर क्या साइन आ जाएगी, प्लस, माइनस को अंदर से मल्टीप्लाई करवा दो। सबकी साइनें उसने कर दी चेंज, माइनस ने। जैसी साइनें चेंज हुई, अब देखना, अब एक जैसे कपड़े, एक जैसी चीज़ें एक के साथ रख लो। 1/a³ एक कांस्टेंट टर्म है, और माइनस का 1 एक कांस्टेंट टर्म है, दोनों को मिला के एक डब्बे में लिख लिया, प्लस 12m अकेला घूम रहा था ये, इसको पकड़ के यहाँ रख लिया, माइनस क्या कोई और टर्म है m वाली, ये रही सर -3bm अपॉन a4, इसको फ़ौरन बुला लिया इसके साथ, m एक साथ आ गए, m² एक साथ आ गए, m³ एक साथ आ गए। ये इधर कोई बताएगा m पावर कितनी है, m पावर 0 है ये। ठीक है, ये कोफिशिएंट कौन सी टर्म का है, m पावर 0 वाली टर्म का। ये कोफिशिएंट है m पावर 1 का, ये है m का, फिर m का, फिर सॉरी ये दोनों तो अभी समअप होंगे ना, मतलब ये दोनों m वाले हो गए, ये दोनों m² हो गए, ये दोनों m³ हो गए, और ये दोनों हो गए m0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, 1-2 स्टेप की कहानी और है। इसको जो टर्म थी वो लिखी, प्लस m कॉमन लेके लिखा, फिर यहाँ से m² कॉमन लेके लिखा, यहाँ से m³ कॉमन लेके लिखा, इक्वल्स टू के बाद जो टर्म थी वो लिख दी। अब ज़रा ठंडे दिमाग से सोच के मुझे जवाब देना। राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है, cm² प्लस dm³। लेफ्ट साइड पे चेक करो, m² वाली टर्म है, हाँ सर m² वाली टर्म है। ये पूरा ब्रैकेट, मतलब ये पूरा ब्रैकेट किसके बराबर होगा, c के। क्या m³ वाली टर्म है, हाँ सर है, m³ वाली टर्म दोनों साइड पे है, यहाँ भी m³, यहाँ भी m³, मतलब इन दोनों के कोएफिशिएंट भी बराबर होंगे। d बराबर हो जाएगा किसके, 3240 - 60 टाइम्स ऑफ दिस। अब कोई मुझे बताएगा 12 - 3b अपॉन a4 इक्वल्स टू क्या लिखूँ, ये वो टर्म है जो इन्वॉल्विंग m है,
क्या m वाली टर्म राइट साइड पे है? नहीं है। कोफिशिएंट क्या होगा इसका? 0 होगा। दिस कोफिशिएंट इक्वल्स टू 0 लिखना था। और 1 माइनस ए क्यूब माइनस 1 जो कि m पावर 0 का है, उसको इक्वल्स टू क्या लिखूँ? 0। ऑन कंपैरिजन यही रिजल्ट देना है बस। 1 अपॉन ए क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिखा, और 12 माइनस 3b होल अपॉन ए 4 इक्वल्स टू 0 लिखा। ये दोनों टर्म को जैसे ही तुमने 0 रखा, इनकी वैल्यूज आ गई। इन दोनों की वैल्यूज उठाई और इन दोनों वैल्यूज को कहाँ रखना है? जो हम c वाली वैल्यू लाए थे और जो हम d वाली वैल्यू लाए थे उसमें रखना है। ठीक है, जैसे ही वैल्यू रखोगे तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। तुम्हारी बुक का आंसर कहाँ मैच होगा कहाँ नहीं होगा सुन लो। A1 है, B4 है, एकदम ठीक है। C में मेरे ख्याल से 6 लिखा हुआ है, गलत है, 102 आ रहा है। ठीक है, मैंने 2-3 बार ट्राई कर लिया, 102 आ रहा है। अच्छा, और D का आंसर माइनस का 600 आ रहा है। ठीक है, तो ये करेक्शन भी तुम्हें किताब के अंदर नोट कर लेनी है। हाँ बोलो। इसमें थर्ड स्टेप है कि आप डेरिवेटिव हाँ, इसमें 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल नहीं है। 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल क्यों नहीं आया हुआ? रुक जाओ, आए हुए हैं, सिंप्लीफाई हुए हुए। ए पे पावर m प्लस n इंटू बता देते हैं, रुक जाओ भाई। तो 2 फैक्टोरियल किधर आना चाहिए? स्क्वायर वाले इसके अपॉन में आ गया। चलो 2 अगर आ भी गया तो इधर एक टर्म ज़्यादा बच रही होगी ऊपर से, जो कैंसिल करेगी। 2 फैक्टोरियल आना तो चाहिए यार, आना तो चाहिए। चलो रुको, देखते हैं, क्या पता यही करेक्शन हो भाई। चलो रीचेक कर लेते हैं, इसको भी रीचेक कर लेते हैं, अच्छी बात है। अच्छा वो तुमने बता दिया। 2 फैक्टोरियल यहाँ आ गया, 3 फैक्टोरियल यहाँ आ गया है, और 2 1 जा 2, 2 जा 4, ये बचेगा 6 प्लस का 6 हो जाएगा ना, 12 की बजाय प्लस का 6 बच गया। और क्या चेंजिंग आई इसकी वजह से? 1 मिनट, ये 6 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल होगा, मतलब 3 इंटू 2 लिखा हुआ है 2, और यहाँ बच जाएगा 2 5 या 10, और माइनस का 10 बच रहा है बेटा। माइनस ठीक है, 3 माइनस है, माइनस का 10 बच रहा है। माइनस का 60 नहीं है, माइनस का 10 है। चलो ठीक है। अच्छा हुआ तुमने सही टोक दिया भाई, यहीं पे हम समझ गए। अच्छा, इस सवाल को अब आगे लेकर चलो। 1 अपॉन ए क्यूब माइनस, करेक्शन आपके याद करवाते रहना भाई, A4 प्लस ये बनेगा 6 अपॉन बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन A5 माइनस 10 अपॉन दिस। अच्छा आगे चले, 1 अपॉन ए क्यूब माइनस 1, ये एक साथ हो गया। m वाले कोफिशिएंट में था ना, ये स्क्वायर वाले में था, स्क्वायर वाले में ये हो गया 6 और माइनस 90 m स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। अब m क्यूब वाले में माइनस का 10 था, ये माइनस का 10 था ये, ठीक है। अच्छा आगे चलो, अब हम क्या करते हैं कि हमें पता लगा b वाली टर्म अलग कर ली, m स्क्वायर अलग किया, तो कोफिशिएंट क्या बनेगा यहाँ से 6b स्क्वायर m स्क्वायर जब अलग करोगे ना इन दोनों में से, ये वाला स्टेप दोबारा कर लें। एक मिनट m स्क्वायर है, m स्क्वायर है, इन दो टर्म में से कॉमन लेना है बस। इन दो में से कॉमन लिया, m स्क्वायर कॉमन आया, 6b स्क्वायर m स्क्वायर 6b स्क्वायर अपॉन A5 माइनस 90, यही तो बच रहा। और यहाँ बचेगा माइनस का 10 बी क्यूब अपॉन A6, यहाँ तक आ गए। अच्छा अब कंपेयर करते हैं ज़रा, पहली दूसरी टर्म पे तो अभी भी कोई चेंजेस नहीं आई, मतलब ए और बी की वैल्यू हमारी एक्यूरेट आई हुई है। अरे सी और डी मैच करके देखते हैं। सी का कोफिशिएंट इस बार चेंज हो गया, 6b स्क्वायर हो गया है ना। अच्छा मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, तो चलो यहाँ करते हैं, सी सॉल्व कर रहे हैं बेटा। सी मालूम करने के लिए 6b स्क्वायर अपॉन a पावर 5 माइनस 90 इक्वल्स टू सी, ठीक है। अच्छा 6 टाइम b की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर, कैलकुलेटर उठा लो बेटा, 1 पे पावर 5 माइनस 90 इक्वल्स टू सी, सी इक्वल्स टू 6 इंटू 16 और क्या है 4 4 16 माइनस 90, सी कितना आ रहा है
16 इंटू 6 माइनस 90। 96 माइनस 90। बुक का आंसर सही है भाई, सॉरी यार, सॉरी भाई, बुक का आंसर एकदम एक्यूरेट है। एसएन ने सही जगह टोक दिया कि सर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आपने गायब किया हुआ। ये मिस्टेक ना तुम लोग पेपर में करते हो। अच्छा हुआ लाइव हो गई और लाइव समझ गई गलती, ठीक है। तो ये देख रहे हो कि अच्छा अगले वाले में क्या है, 3240 माइनस 10 टाइम्स ऑफ बी क्यूब अपॉन A6, मतलब ये गलत है, ये गलत है, ये वाला सही आया है सी, और डी निकाल देते हैं यहाँ से। डी इक्वल्स टू 3240 माइनस 10 टाइम्स ऑफ 4 का क्यूब अपॉन 1 पे पावर 6। डी इक्वल्स टू 3240 माइनस 10 टाइम्स ऑफ 16 4 का 64 और 640। डी इक्वल्स टू नहीं यार, ये अजीब सा क्यों आ रहा है, अजीब सा क्यों आ रहा है। बुक में आंसर चेक करना इसका। माइनस 100 नहीं, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 64 इंटू 10 640, 640 3240 में से जब आप 640 मालूम करोगे तो 2600 आएगा माइनस करने पे। इसमें कहाँ मिस्टेक हो रही है, रुक जाओ, इसका कोफिशिएंट चेक करना है तो दोबारा। 3240 माइनस 10 टाइम्स ऑफ बी क्यूब अपॉन A6 इक्वल्स टू डी, 10 ही था ना। 3240 माइनस 10 टाइम्स ऑफ बी क्यूब अपॉन A6, यही तो है, यही तो है। आ क्यों नहीं रहा है, और बुक में आंसर क्या दे रहा है 100। 100 नहीं आ रहा भाई, 100 नहीं आ रहा इधर का आ रहा है इस हिसाब से 2600। क्या 3240 माइनस 10 टाइम्स ऑफ 4 का क्यूब, 4 4 का 16, 16 4 का 64, 64 इंटू 10 640, 640 माइनस हो जाएगा और 3240 आना चाहिए था कोफिशिएंट पे या नहीं, ये देखने दो कि कहीं यहाँ तो गड़बड़ी नहीं हो गई है। ये 10 जो था एम क्यूब के साथ ये अलग चल रहा था और यहाँ पे 120 और ये मिले थे। 120 मल्टीप्लाई बाय 27 दोबारा करवाना, 340 कहाँ है, कहाँ पे थर्ड स्टेप है नीचे है। हाँ यहाँ पे 3m क्यूब दिया है, 27 क्यूब हो गया। नहीं वो सही हुआ है, वो सही हुआ है। चलो बहरहाल भाई, बहरहाल इसको अभी देख लेते हैं, देख लेते हैं करना क्या है वो समझ लो। आइडिया दे दिया मैंने तुम्हें, ए की एक्यूरेट वैल्यू आ चुकी है, बी की एक्यूरेट वैल्यू आ चुकी है, सी की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है बेटा जो अभी हमने निकाली पेपर के अंदर, ठीक है। और डी की वैल्यू जो मैंने निकाली है वो कितनी आ रही है 2600 आ रही है मेरे पास। तुम्हारी किताब के अंदर मेरे ख्याल से 100 आ रहा है आंसर, तो यहाँ पे ज़रा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि बुक का 100 हमारा नहीं आ रहा है, माइनस 100 आ रहा है किताब के अंदर जो कि हमारे पास नहीं आ रहा। तो इस सवाल को आप लोगों ने घर पे रीअटेम्प्ट करना है और फिर मुझसे रिजल्ट लाजमी शेयर करना है कि भाई डी का आंसर क्या आ रहा है तुम लोगों को। अरे ये जो 3240 है ना, हाँ ये 540 है, गलती हुई है ना, 540 आ रहा है। ये नहीं 840 अगर आ जाए तो फिर तो आंसर बन जाएगा। अच्छा मल्टीप्लाई का मसला मतलब 3240 वाली डम में है गड़बड़ी। ये कम कहाँ से बनी है, ये देखिए 3240 यहाँ से बनी है ना, 1 2 3 4 डम, 1 2 3 चौथी डम ये रही, माइनस 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 तो आएगा। 4 इंटू 5 5 4 20 हो रहा है ना 120 20 और ये कटा 20 इंटू 3 ये होना चाहिए 120 20 इंटू 3 3 या 9 9 3 27 20 इंटू 27। 540 क्या बात है यार, क्या बात है भाई, क्या बात है 540 ये थी गड़बड़ी। 120 लिख रहा हूँ मैं इधर, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 0 9 9 3 27, ये देख रहे हो
20 मल्टीप्लाई बाय 27 करना था, मैं क्या कर रहा हूँ 120 मल्टीप्लाई बाय 27 कर रहा था, जिसकी वजह से आंसर गलत आ रहा है। सही है, थैंक यू भाई। ये देखो बेटा 540 हो गया आंसर बुक का करेक्ट। सर ऐसे वाले भी तो पूरे से मार्क्स मिलते हैं ना। हाँ मिलते 0 ही हैं, लेकिन इस सवाल में ए बी सी तुम्हारा एक्यूरेट आ जाएगा। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा ही मिल जाएंगे, लेकिन डी के नहीं मिलेंगे। 540 अब कंपेयर करवा लो, ये लो भाई आ गया आंसर। ये था 540 और ये था 6। ठीक है, चलो इधर तो नहीं, इस पेज पे करवा दूँ मैं। आ गया ना, 1 मिनट ना, अब तुमने इतना टाइम लिया तो 2 मिनट और दो अब मुझे। ठीक है, 540 माइनस, बेटा क्या क्यों बातें क्यों हो रही हैं? हाँ रेहान क्या हुआ, कोई इशू हो रहा है? हाँ टाइम क्या? बाईस मई बेटा 22 मई कल रात में कंफर्मेशन हुई है, 22 मई। कितना आ रहा है भाई बुक में? आ रहा है? ठीक है, चलो ये सवाल हो गया, समझ में आ गया। आसान है मुश्किल है तो आसान सा, लेकिन देख रहे हो मिस्टेकें कैसी कैसी होती हैं। ठीक है, मिस्टेकें बड़ी आउट क्लास किस्म की भी होती हैं और आप करोगे। बहरहाल अगले सवाल को ले आते हैं, अगले सवाल को ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था एक 4.7 का, याद है किसी को? एक बहुत ही पुराना सा क्वेश्चन था जिसमें सीक्वेंस सीरीज़ का हम चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके अंदर ये सवाल आ गया था, वो गया था। लेकिन ये सीरीज़ वाले मेथड से नहीं हुआ था, ये हुआ था मैथमेटिकल मेथड से, मतलब जो वो होता है थ्योरी वाला जो मेथड होता है ना, ट्रायंगल वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक, उससे हुआ था। ये सीक्वेंस सीरीज से नहीं हुआ था, सीक्वेंस सीरीज से आज करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, 4.7 का क्वेश्चन 8, 4.7 का 8। अब तुमने जो किया था ना, अब उस चीज़ को समझ लो, उस चीज़ को समझ लो कि वो होगा कैसे। तरीका गलत नहीं है, वो मैंने उस तरीके की रिसर्च करी ना, वो तरीका गलत नहीं है, लेकिन उस तरीके को समझाना भी तो है बच्चे को। मैं अगर तुमसे पूछूं कि तुमने कैसे कर लिया, तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि सर ए ये है, आर ये है, कैसे, बट हाउ। सही है, तो छापा हुआ काम जो है वो समझाया नहीं जाता ना। अब हम पहले समझते हैं इसको। 4.7 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8 ये रहा। ज़रा बेटा क्वेश्चन रीड करें सब लोग। ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग हाफ द पैरामीटर ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल। ठीक है, हर इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरामीटर कितना होगा? हाफ होगा। किससे? ओरिजिनल से। ओरिजिनल ट्राइंगल से अगर पहला एक ट्राइंगल बना वो हाफ हो गया, फिर जो दूसरा बना वो पहले वाले के ओरिजिनल से बना। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये था ट्राइंगल मेन, ओरिजिनल ट्राइंगल पहला वाला, उसके अंदर ये जो डाउनवर्ड पॉइंटिंग डाउन आ रहा है ये है नेस्टेड 1 वाला ट्राइंगल। पहला नेस्ट का ट्राइंगल ये है, और दूसरे नेस्ट का ट्राइंगल जो अंदर अपसाइड हेड वाला आ रहा है ये है। ठीक है, अब इन 3 ट्राइंगलों को समझना था बस, और उसने सिर्फ एक हिंट दी है, बोला पैरामीटर जो होगा ना ओरिजिनल के हाफ होगा, ओरिजिनल से हाफ होगा, और पैरामीटर की वैल्यू कितनी दे रहा है? 5/2 दे रहा है। सही है, हैविंग द ट्राइंगल हैविंग द पैरामीटर 5/2, व्हाट विल बी द टोटल पैरामीटर ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड इन दिस वे। ठीक है, इस तरीके से जितने भी ट्राइंगल बनेंगे, मतलब हर नया बनने वाले ट्राइंगल का पैरामीटर पिछले वाले के ओरिजिनल की मुकाबले कितना होगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, हाफ हो जाएगा। अब हमें यही काम करना था, और यहीं से हमारी सीक्वेंस जनरेट हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल पैरामीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल जो कि ओरिजिनल ट्राइंगल था कितना दिया हुआ था? 5/2 किताब में दिया हुआ था। पैरामीटर ऑफ फर्स्ट नेस्टेड ट्राइंगल, पहला नेस्टेड ये वाला जो डाउन साइड आ रहा है, इसी का हाफ कर लो। कर दिया इसका हाफ, क्या वैल्यू आई? 5/4। पहली वैल्यू 5/2, दूसरी वैल्यू 5/4। तीसरा जो दूसरा नेस्टेड होगा वो तीसरा ओरिजिनल ट्राइंगल होगा। पैरामीटर ऑफ सेकंड नेस्टेड ट्राइंगल, इसमें क्या करोगे?
जो 5/4 लाए थे उसका हाफ कर लो, हर पिछले वाले का हाफ करते चले जाना है। जैसे ही हाफ किया क्या वैल्यू आई 5/8, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, तीनों को ज़रा लिखो, क्या बन गया? हाँ, सीक्वेंस कौन सी? AP, GP, HP। GP बन रही है इनफाइनाइट डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, इनफाइनाइट डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है। चलो डिक्रीज इंक्रीज पे ना जाओ, ठीक है, ना जाओ डिक्रीज इंक्रीज पे, लेकिन फिर भी तुम्हें ये पता लग गया सर GP लग चुकी है। SN का फॉर्मूला GP वाला इन्फिनिटी वाला क्या था? S इन्फिनिटी A/1 माइनस R, अप्लाई करो, A पता है R पता है, R निकाला हाफ आया, हाफ 1 से छोटा है, S इन्फिनिटी की वैल्यू निकाली 5 आ गई, ठीक है, और आंसर आ गया उसका। क्लियर है? आसान है मुश्किल है? बहुत आसान सा मेथड था, SN कर चुका था ये, सही है, हाँ, लेकिन समझा दिया मैंने आज, ठीक है। तो ये करना ऐसे, एक्चुअल मेथड ये है इसका। क्यों? वरना एक बात बताओ, हाँ, वरना एक बात बताओ, सीक्वेंस सीरीज के चैप्टर में इस सवाल को देने का मकसद क्या हुआ है? चैप्टर चल रहा है सीक्वेंस सीरीज का, हम AP, GP, HP पढ़ रहे हैं, पर वहाँ हम 7 क्लास की ट्रिग्नोमेट्री उसको सॉल्व कर दें, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो प्रॉपर तरीका ये था जो मैंने आप समझा दिया तुम्हें। और ये रिव्यू वाला जो क्वेश्चन था ये भी मैंने करवा दिया है। C और D के आंसर जो बुक में आ रहे हैं एक्यूरेट आ रहे हैं, C का आंसर 6 है और D का आंसर में कहते हैं -100 है, ठीक है, ये लिखे पे तुम्हारा सामने। चलो भाई, अब जो है आज के मज़ीद सवालों के लिए आऊँ। आज मैंने और क्या चीज़ें रखी हैं तुम लोगों के लिए निकाल के, हाँ, बाहर लिस्ट लगी हुई है बेटा, ठीक है, मेरिट लिस्ट तुम लोगों की लगी हुई है। और मेरिट लिस्ट वाले जो टॉप 4 के हजरात हैं, शुरू के 6 टेस्ट के टॉप 4 और अगले 6 टेस्टों के टॉप 4, ठीक है, ये लोग हैं जो अरीना जाएंगे, ठीक है। अरीना हम लोग कब जाएंगे? अरीना हम लोग जाएंगे जून के तकरीबन समझ लो मिड या एंड पे, ठीक है। तुम लोग को कॉल आएगी, तुम्हें बुलाया जाएगा, तो बेटा आ जाना। और कोशिश ये होगी कि संडे का दिन होगा, ठीक है, या अगर कोई वीकडे वर्किंग डे हुआ तो फिर पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, उसके बाद बुकिंग होगी। एक बार बुकिंग हो जाए, डेट फाइनल हो जाए, फिर उस टाइम पे उन लोगों को वहाँ पहुँचना है लाजमी तौर पे, ठीक है। अच्छा, एक और बात सुन लो भाई, ये तो होगी GT1 तक की सारी टोटलिंग की कहानी। GT1 के मार्क्स शेयर नहीं हुए वे, वो आज कल मैं आज कोशिश करूँगा, आज ही भेज दूँगा मैं, ठीक है। अच्छा, अब रह गई कहानी के GT2 कब है? 16 मई ट्यूसडे दोपहर 12 बजे, ठीक है। अच्छा, GT2 वही 3 घंटे का है और GT2 स्पेशल टेस्ट है, काफ़ी टोटल बुक से बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन चलो जो भी होगा ना तुम्हारे कोर्स का ही होगा, तुम्हारे कोर्स से बाहर का नहीं है। ये नहीं करूँगा मैं कि डिस्क्रिमिनेंट उठा के दे दिया B² - 4AC या रूट्स ऑफ इक्वेशन दे दिया, ऐसे चीज़ें नहीं कर रहा। कोई पुरानी बुक का चैप्टर 3 कुछ भी नहीं आ रहा उसमें, टोटल जो भी आएगा न्यू बुक से आएगा, ठीक है। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, ओपन चैलेंज है, ओपन अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ GT2 में 100 में से 100 ले आओ बेटा, सेकेंड ईयर में 1 रुपया भी नहीं लूँगा तुमसे मैं, अगर GT2 में 100 में से 100 आ गए, ठीक है। अगर 100 नहीं आते हैं, 99 आते हैं, उस पर कोई रिवॉर्ड नहीं है, 100 आने चाहिए। अब 100 वाला अगर एक बच्चा है, उसकी पूरी फीस माफ़ है सेकेंड ईयर की। अगर 100 2 बच्चे ले आए, मेरा बजट है 50,000 का, 25-25 दोनों के माइनस, आधी फीस। अगर 4 बच्चों के आ गए तो 12.5 4 में डिवाइड कर लेना, ठीक है, 4 बच्चों को डिस्काउंट मिल जाएगा। ये है कहानी। और जब तुम पेपर करने बैठो तो बराबर वाले को छपवाने से पहले ये सोच लेना कि अगर तुम्हारे 100 आ रहे हैं और तुमने बराबर वाले को भी छपवा दिया और उसके भी तुम्हारी वजह से 100 आ गए, तो बेटा जहाँ तुम्हें 25,000, जहाँ तुम्हें 50 का प्रॉफिट मिल रहा था, अब तुम्हें 25 का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये सोच के देखना, फिर सोच के करना है काम। ये बात हो गई, समझ में आ गई। अच्छा, रह गया रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 4। चलो ये मैं डिस्कस करता हूँ तुम लोगों से। इससे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लूँ। मैंने कल क्या किया, कल से जो है ना मैं एक काम कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि तुम्हारी किताब के MCQs को सॉल्व करने बैठ गया हूँ मैं कल से, ठीक है। तो चैप्टर 1 के तो निपटा दिए अभी तक, बाकी और चैप्टर हो गए 5-6 चैप्टर हो गए, तो आज मैं इंशाल्लाह कर दूँगा, खींच लूँगा काम।
तो ये मैंने MCQ लिख लिए हैं। सब लोग अपनी किताब खोल लो जल्दी से, MCQ वाला पेज खोल लो, पेज नंबर 22 जल्दी से खोल लो। करेक्शन नोट करवानी है, इस वजह से MCQ समझा रहा हूँ ये सारे, ठीक है। हम लोग यही करेंगे कि हम सारे चैप्टरों के जो रिव्यू का MCQ है ना वो भी करेंगे, ठीक है, ताकि भाई कहीं से भी हमें क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। आगे जो 9 चैप्टर हुए हैं वो तो पूरा होना हमारे, ठीक है। तो बेटा आंसर लिखने शुरू कर दो। हाँ, सबने बुक ओपन कर ली? हाँ बेटा, पहले का डी 1 का D ऑल ऑफ दीज। अच्छा 1 पहले पढ़ तो लो है क्या। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z और मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल्स टू, अब वो किससे बिलोंग करेगा। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z मॉडुलस इज इक्वल्स टू व्हाट, Z मॉडुलस किससे बिलोंग करेगा, वो कॉन्जुगेट से, -Z से, या फिर -Z कॉन्जुगेट से, तमाम के तमाम, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, इफ Z1 Z2 R2 कॉम्प्लेक्स, इसका आंसर क्या आ रहा था, एक्चुअल आंसर इसका B है, ठीक है। नंबर 2 का, नंबर 3 का आंसर C -8, नंबर 4 का आंसर B AB इज लेस देन 0, ठीक है। लेस देन 0 को और क्या पढ़ते हैं, AB इज लेस देन 0, लेस देन 0 को और क्या पढ़ते हैं, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा अगर A पॉजिटिव हो B नेगेटिव हो, देन अगर A पॉजिटिव आ जाए B नेगेटिव आ जाए, देन तुम्हारी जो टर्म बनेगी AB ग्रेटर है, इक्वल है, नेगेटिव बनेगी, नेगेटिव बनेगी, नेगेटिव बनेगी। इफ n इज एन इवन इंटीजर देन I पावर n, n कितना है, इवन है, आयोटा पे इवन पावर आ गई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और -1, ठीक है। अच्छा नंबर 6 आंसर है AX, नंबर 7 का आंसर है B माइनस आयोटा, नंबर 8 का आंसर है B -1, नंबर 9 का आंसर है A रियल नंबर, ठीक है। और नंबर 10 का आंसर है 1 A1। ये तो हो गए 10। अब करेक्शन आने वाली है तुम्हारी किताब में, एक छोटी सी मामूली सी, वो भी लिखवा दूंगा। 11 का आंसर देख लो भाई, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, द प्लेन ऑन विच कॉम्प्लेक्स नंबर आर शोन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन। अच्छा कनेक्शन हुए में हुए में नहीं पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, ये तो एक्चुअल आंसर्स हैं, ये तो आंसर सही है सारे, ये तो बुक के आंसर्स हैं, ठीक है। लेकिन जब मैंने सॉल्व किए तो यही आंसर आ रहे थे मेरे भी, मैं ये कह रहा हूँ। द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, और पॉइंट B ये रहा, तो इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस, द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। पॉइंट P जो लोकस का कोई भी एक पॉइंट होता है, पॉइंट P जिसको हम बोलते हैं x, y, वो कहाँ से कहाँ तक मेजर किया जाता है, वो ओरिजिन से मेजर किया जाता है और कहीं से मेजर नहीं किया जाता है। ये जब मैं प्लॉटिंग समझा रहा था मैंने उस टाइम पे ये बात बताई थी, ठीक है। अच्छा इसका 13 का आंसर लिखो √26 जो कि B है, ठीक है। और 14 का आंसर नन ऑफ दीज, 15 के आंसर में है करेक्शन। 15 का आंसर, एक्चुअल आंसर तुम्हारी किताब में जो लिखा है यही है, तो करेक्शन है किसी में, रुको मैं देखता हूँ। उसमें 19 में करेक्शन 19 मैंने नोट करी है यहाँ पे। चैप्टर 1 के रिव्यू पे आ जाओ जल्दी से। हाँ भाई, रिव्यू ऑफ 1 14 में D है नन ऑफ दीज, 14 का आंसर है D नन ऑफ दीज, ठीक है। बुक में लिखा हुआ था B नन ऑफ दीज, ऐसा नहीं है, D नन ऑफ दीज है, ठीक है। 14 का आंसर है, हाँ है वही नन ऑफ दीज D, ठीक है। बाकी किसी को क्वेश्चन के अंदर कोई करेक्शन नहीं है, B। और फिर 16 का आंसर C, 17 का आंसर B, और 18 का आंसर C √a² + b², फॉर्मूला तुम्हें याद होगा। और 19 ये मैंने तुम्हारे टेस्ट में भी दिया था MCQ, ठीक है। और 20 का आंसर जो है वो आयोटा है। अच्छा बहुत सारे बच्चे ना 19 वाले MCQ को गलत करके आते हैं पेपर में। गलत कैसे करते हैं वो सुन लेना। 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा लिखा हुआ है, कॉन्जुगेट किसका लेना है,
वन माइनस आउट होगा अपॉन वाली टर्म का, ठीक है, अपॉन वाली टर्म की अपोजिट साइन, फाल्गुन का कैलकुलेटर ठीक है। अगर दूसरी वाली टर्म का ले लिया तो आंसर गलत आ जाएगा। सुन लो, अगर दूसरी वाली टर्म का कॉन्जुगेट ले लिया आंसर गड़बड़ आ जाएगा। चेक कर लेना, 1 नहीं आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए समझा रहा हूँ, अपॉन वाली टर्म का कॉन्जुगेट लोगे तो साइन चेंज होगी, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना था 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा से। उसके बाद जाके ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर खुलता, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता। उसके बाद जाके तुम्हारा आंसर +1 आएगा। कैलकुलेटर से कर लो भाई, अगर MCQ के लिए आ रहा है, ठीक है, वरना तुम्हें तरीका बता दिया मैंने ये करना कैसे है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। आज सवाल ये उठा कि सर आज फिर क्लास वर्क में और होमवर्क में क्या है, ठीक है। आज क्लास वर्क में कोई काम नहीं है, होमवर्क के अंदर मैं यही वाले सवाल दे रहा हूँ जो सवाल मैंने आज तुम्हें करवाए। क्वेश्चन 8 करवाया एक ट्राइंगल वाला, वो पूरा करो अपने फेयर रजिस्टर में उसी जगह पे जहाँ वो एक्सरसाइज हमने पढ़ी है, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन रिव्यू वाला, ये जिस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है उस जगह जाके इसको पूरा करो। तो ये कुछ पुराने उदाहरण थे जो कि मुझे चुकाने थे। अभी भी इनमें एक सवाल रह गया, द टर्म इन्वॉल्विंग वाई स्क्वायर वाला, क्वेश्चन नंबर 4, जिसका मैं तुमसे सोल्यूशन चलो कल वाली क्लास में शेयर करता हूँ। कल फिजिकल आना है, उसके बाद पूरा हफ्ता तुम लोग को नहीं आना। जो आज नहीं आया उनका एहतसाब होगा। वो ग्रैंड टेस्ट तो देने आएंगे ना मेरे पास, आधा घंटा उनका बेचारों का जाएगा, और ग्रैंड टेस्ट में आधा घंटा बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। हाँ, सारा ग्रेटेस्ट भी नहीं आया कुछ। तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है उनका, ठीक है, फिर उनका अल्लाह ही हाफिज़ है भाई। अच्छा बात सुन लो, तो तुम लोग को कब आना है? सिर्फ तुम लोग को आना है कल आना है। उसके बाद 4 दिन तुम लोग को लेक्चर मिलेगा, लिंक मिलेगा, घर पे सुनना है, यहाँ पे नहीं आना है। 4 दिन यहाँ पे नहीं आना है, ठीक है। अगले वीक से पीर से लेके पीर मंगल बुध, बल्कि पूरा जो वीक आ रहा है इसमें नेक्स्ट वीक पे है तुम लोग का जीटी पेपर है नहीं 16 को ही है ना, अगले हफ्ते में आ रहा है, ठीक है। पीर का दिन छोड़ के पीर को एंजॉयमेंट कर लो जो करनी है तुम्हें। मंगल वाले दिन बेटा यहाँ पहुँच जाना। छुट्टी देना पीर को। हाँ ना, पीर इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम्हें सिर्फ कल और आना है यहाँ पे वेडनेसडे वाले दिन, सही। उसके बाद डायरेक्ट जीटी के अंदर आना, ठीक है। हाँ बस बीच में, हाँ अगर कोई चीज़ पूछनी है व्हाट्सअप का नंबर मेरा ऑन है, मेरे से पूछ लो, मालूम कर लो, ठीक है। डेली बेसिस पे जो तुम्हें लेक्चर मिलेगा, अभी 3-4 दिन जो लिंक मिलेगा ना, उसमें एक लिंक ऐसा भी होगा जिसमें कई सारे चैप्टरों के MCQ के आंसर मैं डेली करवा दूँगा। इन्हीं 3-4 दिन में हो जाएगा, इन्हीं 3-4 दिन में मैंने सारा काम कंपाइल किया है अपना, ठीक है। तो भाई थैंक यू। यहाँ पे आज क्लास रोक रहा हूँ मैं, क्या कह रहे हो? सारे टैली करवाऊँगा ना, इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ सॉल्व। तो आज चैप्टर 1 के तो हो गए थे, बाकियों के कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो बात समझ में आ गई बेटा? अब तुम्हें करेक्शन भी लिखवा दिए मैंने, ठीक है। तो थैंक यू। इंशाल्लाह अब जो है क्लास की रिकॉर्डिंग में शेयर करूं, और तुम लोग बल्कि ये नोट कर लो अपने पास,